मेरे पति ने रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने ही बच्चों में बांट दी, इस भरोसे के साथ कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे बच्चे बिना कुछ कहे हमारे लिए खड़े होंगे और हमारी हर ज़रूरत पूरी करेंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि एक दिन अचानक मेरे पति का लिवर फेल हो गया और उनकी जान बचाने के लिए हमें पूरे 50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी। उस मुश्किल वक्त में मैंने कांपते हाथों और भरे हुए दिल के साथ अपने ही बच्चों से अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन जिन बच्चों के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उन्हीं बच्चों ने हमारी तरफ देखने तक से इनकार कर दिया। उस पल मेरे दिल में कुछ टूट सा गया और मुझे समझ आ गया कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा अक्सर अपने ही दे जाते हैं। और उसी दिन मैंने मन ही मन एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसी सज़ा देने का ठान लिया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये कहानी सिर्फ संतान के धोखे की नहीं है, बल्कि एक माँ के टूटे हुए दिल, उसके आत्मसम्मान और फिर उसी दर्द से उठकर दोबारा खड़े हो जाने की हिम्मत की कहानी है। इसलिए इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आपको अपनी ज़िंदगी की सच्चाई दिख जाए और एक ऐसा सच समझ आ जाए जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरा नाम सुशीला देवी है। मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है और मेरे पति रामनाथ जी 62 साल के हो गए हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने एक सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी की और कुछ ही महीने पहले वो रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के समय उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए मिले। जब वो पैसा हमारे हाथ में आया तो मुझे और रामनाथ जी दोनों को ऐसा लगा जैसे हमारी बरसों की मेहनत का फल हमें मिल गया हो। हमने सोचा था कि अब हमारा बुढ़ापा बहुत आराम से गुजरेगा। ऊपर से हर महीने पेंशन भी आती है, इसलिए हमें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमने अपनी पूरी जिंदगी सादगी से गुजारी थी, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य के लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा अमर और छोटी बेटी कविता। अमर पुणे में रहता है और वहाँ एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी करता है, जबकि हमारी बेटी कविता दिल्ली में रहती है और उसके पति सुधीर दिल्ली पुलिस में है। अमर पढ़ाई में ठीक ठाक था और उसने खुद ही इंजीनियर बनने का फैसला किया था। उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बहुत पैसे लगे, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि पैसा खर्च हो रहा है। हमें तो बस ये खुशी थी कि हमारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। भगवान की कृपा से कॉलेज के आखिरी साल में ही अमर को पुणे की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के लगभग 1 साल बाद उसकी शादी अनामिका से कर दी गई। हालांकि अनामिका को अमर ने ही नहीं पसंद किया था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे और उसी समय दोनों एक ही कंपनी में काम भी कर रहे थे, इसलिए हमें लगा कि रिश्ता ठीक रहेगा। दूसरी तरफ हमारी बेटी कविता थी। हमने उसे भी बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया, यहाँ तक कि हमने कई साल तक उसे सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए कोचिंग भी करवाई, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो सरकारी नौकरी नहीं निकाल पाई। अंत में रामनाथ जी ने अपने ही एक परिचित के बेटे सुधीर से उसकी शादी करवा दी, जो दिल्ली पुलिस में था। हमें लगा कि चलो बेटी को एक अच्छा घर मिल गया। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। अमर और कविता दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। साल में कभी एक बार आते, 2-4 दिन हमारे साथ रहते और फिर वापस अपनी दुनिया में लौट जाते। हमें इससे भी संतोष मिल जाता था कि चलो बच्चे खुश हैं। लेकिन जैसे ही रामनाथ जी के रिटायर होने की खबर बच्चों तक पहुंची और ये पता चला कि उन्हें रिटायरमेंट में 1 करोड़ रुपए मिले हैं, अचानक सब कुछ बदल गया। उसी साल होली का समय था और दोनों बच्चे एक साथ हमारे घर बनारस आ पहुंचे। इतने सालों बाद घर में ऐसा लगा जैसे सचमुच त्योहार आया हो। घर में रौनक लौट आई थी। इस बार एक और अजीब बात मैंने नोटिस की। मेरी बहू अनामिका और बेटी कविता दोनों रसोई में मेरी मदद कर रही थीं। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। जब भी अनामिका पुणे से आती थी तो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और बस खाने के समय बाहर निकलती थी। उसी समय पूरे परिवार की थोड़ी बहुत बातें हो जाती थीं। यही हाल कविता का भी था। जब वो अपने पति के साथ आती तो बिल्कुल रानी महारानी की तरह रहती और मैं ही भाग दौड़ कर उसकी हर जरूरत पूरी करती। लेकिन इस बार दोनों के व्यवहार में एक अलग ही मिठास थी। मैं ये देखकर बहुत खुश थी। मुझे लगा शायद अब बच्चे सच में समझदार हो गए हैं और उन्हें अपने माता पिता की अहमियत समझ आने लगी है। होली भी बहुत अच्छे से मनाई गई। कई दिनों तक घर में हंसी, बातचीत और खुशियों का माहौल बना रहा। लेकिन जिस दिन उनके जाने में सिर्फ एक दिन बाकी था, उसी रात खाने की मेज पर अचानक अमर ने बात छेड़ दी। उसने कहा, पापा, आपको तो पता ही है कि हम पुणे में किराए के फ्लैट में रहते हैं और हर महीने बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता है। हमने सोचा है कि अब अपना एक घर ले लेना चाहिए। मैंने और अनामिका ने मिलकर लगभग 30 लाख रुपए बचा लिए हैं,
लेकिन वहाँ एक साधारण सा फ्लैट लेने के लिए भी कम से कम 80 लाख रुपए चाहिए। अगर आप 50 लाख रुपए हमें दे दें तो हम वहाँ एक अच्छा सा फ्लैट खरीद सकते हैं और हर महीने जो हज़ारों रुपए किराए में जाते हैं वो भी बच जाएंगे। आखिर कब तक हम किराए के घर में रहेंगे? ये सुनते ही रामनाथ जी के हाथ कुछ पल के लिए थम गए और मुझे भी ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उस समय मैंने कुछ नहीं कहा। तभी हमारी बेटी कविता भी बोल पड़ी। उसने कहा, पापा, अगर आप भैया को इतने पैसे देंगे तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मेरा भी उतना ही हक है। आपको तो पता ही है कि सुधीर की नौकरी साधारण है और दिल्ली जैसे शहर में घर लेना कितना मुश्किल है। हमने भी एक घर देखने की सोची है, लेकिन अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो हम भी अपना घर ले सकते हैं। तभी मेरे दामाद ने भी बात में अपनी बात जोड़ दी। उन्होंने कहा, पापा जी, जब मेरी शादी कविता से हुई थी तब मैंने दहेज में कुछ नहीं लिया था, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए थी। लेकिन आप ज़रूरत के समय अगर आदमी अपने माता पिता से मदद नहीं लेगा तो किससे उम्मीद करेगा? रामनाथ जी ने उस समय शांत स्वर में बस इतना कहा कि वो इस बारे में सोचकर बताएंगे। 2 दिन बाद जब उनके जाने का समय आया तो अमर ने फिर वही सवाल किया। तब रामनाथ जी ने साफ कहा, देखो बेटा, जो पैसे मुझे मिले हैं वो हमारे बुढ़ापे के लिए हैं। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मैं सारे पैसे नहीं दे सकता। हाँ, 5 से 10 लाख की मदद ज़रूर कर सकता हूँ। ये सुनते ही अमर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसी पल मुझे लगा जैसे हमारे घर की खुशियों पर किसी की बुरी नज़र लग गई हो। उस समय मैं चुपचाप सब कुछ देख और सुन रही थी। तभी रामनाथ जी ने कविता की तरफ देखते हुए शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, और बेटी, तुम्हें भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं इतने पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। जितने पैसे मैं तुम्हारे भाई को दूंगा उतने ही पैसे तुम्हें भी दे सकता हूँ। रामनाथ जी की ये बात सुनते ही कविता का चेहरा भी गुस्से से सिकुड़ गया। माहौल अचानक भारी हो गया था। तभी अमर गुस्से में बोल पड़ा, क्या पापा, अगर इंसान कमाता है, बचाता है तो आखिर किसके लिए? अपने बच्चों के लिए ही तो। अगर बच्चे ही दुखी रहें तो ऐसी कमाई, ऐसा पैसा किस काम का? मुझे तो लगा था कि आप अपने बच्चों की परेशानी समझेंगे और हमारी मदद करेंगे, लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी ही चिंता है। उसके शब्दों में गुस्सा भी था और शिकायत भी। इतना कहकर वो अचानक कुर्सी से उठा, अपना बैग उठाया और तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसकी पत्नी अनामिका भी उसके पीछे पीछे उठी। जाते जाते उसने मुंह बिचकाते हुए कहा, मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि पिताजी से इतनी उम्मीद मत बांधिए कि जब उम्मीद टूटे तो दिल भी टूट जाए। उसकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रामनाथ जी के चेहरे की गंभीरता देखकर मेरी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई। तभी मेरी बेटी कविता भी भर्राई आवाज़ में बोली, मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आई थी पापा। मुझे लगा था कि इस दुनिया में अगर कोई हमारी मदद करेगा तो वो आप ही होंगे। अगर एक पिता ही अपनी बेटी की मदद नहीं करेगा तो आखिर वो किससे उम्मीद करेगी? लेकिन आज आपने भी साबित कर दिया कि ज़रूरत पड़ने पर हर रिश्ता मुंह मोड़ लेता है। आखिर में सबको सिर्फ अपना ही स्वार्थ दिखता है। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोती हुई अपने पति के साथ बाहर चली गई। मेरा दिल उस समय जैसे भर आया था। मैं अपनी बेटी को रोकना चाहती थी, उसे समझाना चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ जैसे वहीं रुक गए। अगले ही 5 मिनट में अमर और कविता दोनों अपने अपने परिवार के साथ घर से जा चुके थे। कुछ देर पहले जो घर हंसी और बातों से भरा हुआ था, अब वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। उस रात मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं था। दिल में बार बार वही बातें घूम रही थीं। देर रात मैंने रामनाथ जी से कहा, सुनिए जी, अगर बच्चों को पैसों की ज़रूरत है तो दे दीजिए ना। आखिर इतने पैसे लेकर हम ऊपर थोड़े ही जाएंगे। और रही बात हमारे खर्चों की, तो हमें हर महीने पेंशन तो मिल ही रही है। आपकी पेंशन इतनी है कि हमारा बुढ़ापा आराम से गुजर सकता है। हमें और क्या चाहिए? मेरी बात सुनकर रामनाथ जी कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सुशीला, मैं मानता हूं कि तुम जो कह रही हो उसमें सच्चाई है। हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पेंशन से पूरी हो सकती हैं, लेकिन भगवान ना करे अगर आगे चलकर कोई बड़ी परेशानी आ गई, कोई बीमारी हो गई या अचानक ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो हम क्या करेंगे? तब हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उनकी बात सुनकर मैं उन्हें समझाने लगी, अरे भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो हमारे बच्चे हैं ना, वे हमारी मदद करेंगे। जिस अधिकार से आज वे अपनी ज़रूरत के समय हमारे पास आए हैं, उसी अधिकार से हम भी उनसे कहेंगे कि अब हमें ज़रूरत है। और इसमें मदद वाली कौन सी बात है? आखिर परिवार किस दिन काम आता है? अगर परिवार ही एक दूसरे का साथ न दे तो फिर कौन देगा? रामनाथ जी मेरी बातें सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा,
सुशीला, जिंदगी में एक बात याद रखो, जब पैसे अपने पास रहते हैं तभी इंसान के हाथ में ताकत भी रहती है और इज्जत भी। अगर सब कुछ दूसरों को दे दिया जाए तो फिर इंसान मजबूर हो जाता है। लेकिन उस समय मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि कहीं पैसों की वजह से हमारे बच्चों से दूरियां न बढ़ जाएं। मैं उनसे बार बार यही कहती रही कि परिवार सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर परिवार में मनमुटाव आ जाए तो धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती हैं, और एक बार रिश्तों में दूरी आ जाए तो फिर उसे मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने उनसे कहा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने ही बच्चों से दिल दूर कर लेंगे तो फिर जिंदगी में बचेगा ही क्या। उस रात हम दोनों बहुत देर तक यही बातें करते रहे, लेकिन मुझे उस समय बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर यही फैसला हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। आखिरकार मैंने ही किसी तरह रामनाथ जी को मना लिया कि हमें अपने बच्चों की मदद कर देनी चाहिए। सच कहूं तो उनका मन बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन वे मेरी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहते थे। शायद उन्हें लगा कि अगर मेरी बात मान लेने से बच्चों के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे तो इसमें बुरा क्या है। लगभग एक हफ्ते बाद रामनाथ जी ने अमर और कविता दोनों को फिर से बनारस बुलाया। उस दिन बैठक में हम चारों बैठे थे और रामनाथ जी ने बहुत साफ और गंभीर आवाज में उनसे कहा, देखो बच्चों, मैं तुम दोनों को तुम्हारी ज़रूरत के लिए 50-50 लाख रुपए दे देता हूँ, लेकिन मेरी बस एक शर्त है। अगर भविष्य में कभी मुझे या तुम्हारी माँ सुशीला को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी तो हमें कहने की नौबत भी नहीं आनी चाहिए। तुम दोनों हमारे कहने से पहले ही हमारी मदद करोगे, क्योंकि परिवार एक दूसरे के सहयोग से चलता है। आज हम तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं तो कल ज़रूरत पड़ने पर हमें भी तुम्हारा साथ मिलना चाहिए। उनकी बात सुनते ही अमर और कविता दोनों की आंखों में चमक आ गई। अमर तुरंत आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठकर अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या ये भी कोई कहने की बात है? अगर माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चे नहीं उठाएंगे तो आखिर कौन उठाएगा? तभी कविता भी आगे आई और भावुक होकर बोली, पापा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। उनकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और मेरी आंखें खुशी से भर आईं। मुझे लगा कि शायद मैंने सही फैसला लिया है। उसी दिन रामनाथ जी ने दोनों के बैंक अकाउंट में 50-50 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ ही महीनों में अमर ने पुणे में अपने लिए एक अच्छा सा फ्लैट खरीद लिया और इधर कविता ने भी अपने पति सुधीर के साथ मिलकर दिल्ली में एक सुंदर सा घर बनवा लिया। जब दोनों के घरों का गृह प्रवेश हुआ तो उन्होंने हमें बड़े प्यार से बुलाया। पूजा पाठ बड़े विधि विधान से हुआ। दोनों ने अपने अपने हिसाब से बहुत सुंदर घर बनाए थे। हम दोनों बहुत खुश थे कि अब हमारे बच्चे किसी और की छत के नीचे रहकर संकोच महसूस नहीं करेंगे, बल्कि अपने ही घर में खुलकर और आराम से रह पाएंगे। उसी खुशी के साथ हम बनारस लौट आए और हमें लगा कि अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि शायद भगवान को खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक मंजूर नहीं होती, और वही हमारे साथ भी हुआ। लगभग 6 महीने बाद अचानक रामनाथ जी के पेट में तेज़ दर्द रहने लगा। शुरुआत में हमें लगा कि शायद गैस या अपच की समस्या होगी, इसलिए हमने अलग अलग तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी दी। कुछ समय के लिए दर्द थोड़ा कम हो जाता, लेकिन फिर वापस शुरू हो जाता। इसी तरह 2 महीने बीत गए। आखिर एक दिन मैंने साफ कहा कि अब ये साधारण दर्द नहीं लग रहा, हमें पूरी जांच करवानी चाहिए। उसी दिन हम बनारस के एक अच्छे अस्पताल में गए। वहाँ डॉक्टरों ने रामनाथ जी का पूरा चेकअप किया और कई तरह के टेस्ट्स करवाए। मैं पूरे दिन बेचैन बैठी रही और रामनाथ जी भी दर्द से परेशान थे। शाम तक जब रिपोर्ट आई तो जो सच हमारे सामने आया उसे सुनकर मेरी तो जैसे आत्मा ही कांप गई। डॉक्टर ने हमें अपने केबिन में बुलाया और बहुत गंभीर स्वर में कहा कि रामनाथ जी का लिवर काफ़ी हद तक खराब हो चुका है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन करके उन्हें नया लिवर नहीं लगाया गया तो शायद वो ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। ये सुनते ही मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। एक ही पल में मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। रामनाथ जी मेरे पास ही बैठे थे, अपने पेट को पकड़कर चुपचाप डॉक्टर की बात सुन रहे थे। डॉक्टर ने आगे कहा, मैं समझ सकता हूँ कि ये खबर आपके लिए बहुत दुखद है, लेकिन सच्चाई छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर ने हमें समझाया कि जितनी जल्दी हो सके हमें एक लिवर डोनर ढूंढना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने लिवर का छोटा सा हिस्सा दान करने के लिए तैयार हो जाए तो ऑपरेशन 2-3 दिनों में ही किया जा सकता है।
उन्होंने ये भी कहा कि जितनी जल्दी ऑपरेशन हो जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि लिवर खराब होने का मतलब है कि शरीर में धीरे धीरे जहर जमा होने लगेगा और इससे शरीर के बाकी अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। रिपोर्ट लेकर जब हम दोनों डॉक्टर के कमरे से बाहर आए तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। डॉक्टर ने ये भी सलाह दी कि अगर हम रामनाथ जी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ उनकी देखभाल सही तरीके से हो सकेगी। मैंने बिना एक पल सोचे तुरंत हाँ कर दी। हालांकि रामनाथ जी खुद अस्पताल में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि घर पर उन्हें ज़्यादा आराम मिलेगा, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि अब वो अस्पताल में ही रहेंगे ताकि डॉक्टर और नर्स हर समय उनकी देखभाल कर सकें। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल अब ये था कि आखिर लिवर डोनर कहाँ से मिलेगा। उसी समय मैंने डॉक्टर से कहा, आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक कीजिए, अगर मैच हो गया तो मैं अपना लिवर देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बहुत शांत तरीके से समझाया कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप मैच भी हो जाए तब भी वो मुझे डोनर नहीं बना सकते, क्योंकि मेरी उम्र भी अब ज़्यादा हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा कि अगर किसी जवान इंसान का लिवर मिल जाए तो ऑपरेशन ज़्यादा सुरक्षित और सफल हो सकता है। और उनकी ये बात सुनकर मेरे मन में तुरंत अपने बच्चों का ख्याल आया। लेकिन अगले ही पल मेरे दिल में एक दूसरी बेचैनी ने जगह बना ली। मैं सोचने लगी कि अगर मेरे बच्चों के शरीर से लिवर का हिस्सा काटकर उनके पिता के शरीर में लगाया जाएगा तो कहीं इससे मेरे बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं होगा। मेरे लिए जितने ज़रूरी रामनाथ जी थे उतने ही ज़रूरी मेरे बच्चे भी तो थे। एक माँ का दिल दोनों के लिए बराबर धड़कता है। इन्हीं सवालों से घिरी हुई मैं उसी दिन फिर डॉक्टर के पास गई और उनसे अपने मन की सारी शंकाएं साफ साफ पूछ लीं। डॉक्टर ने मुझे बहुत धैर्य से समझाया। उन्होंने कहा, देखिए, लिवर शरीर का एक ऐसा अंग है जो कुछ ही महीनों में फिर से अपने सामान्य आकार में वापस आ जाता है। अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिवर का थोड़ा सा हिस्सा काटकर किसी ज़रूरतमंद को दिया भी जाए तो कुछ ही समय में डोनर का लिवर भी फिर से लगभग पहले जैसा हो जाता है और वो बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। उसे आगे चलकर किसी तरह की परेशानी नहीं होती। और जिस मरीज़ के शरीर में लिवर का वो हिस्सा लगाया जाता है, अगर ऑपरेशन सफल हो जाए तो उसके शरीर में भी वो हिस्सा धीरे धीरे बढ़कर सामान्य आकार ले लेता है और वो भी सामान्य जीवन जी सकता है। बस उसे ज़िंदगी भर एक दवाई लेनी पड़ती है ताकि उसका शरीर उस नए अंग को स्वीकार करता रहे। डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। मुझे लगा कि अब मैं अपने बच्चों से इस बारे में बात कर सकती हूँ और उनसे मदद मांग सकती हूँ। उसी समय मैंने अपने बेटे अमर को फ़ोन किया और उसे पूरी बात बताई। लेकिन जैसे ही मैंने उससे कहा कि वो बनारस आकर अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा ले, अगर उसका ब्लड ग्रुप मैच हो गया तो वो अपने पिता को अपने लिवर का थोड़ा सा हिस्सा दे सकता है, ये सुनते ही उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। वो बोला, माँ, अभी 1 हफ्ते तक मेरा आना मुश्किल है। ऑफिस में बहुत काम का दबाव है और अनामिका भी अपने मायके गई हुई है। मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। एक पल के लिए मुझे झटका ज़रूर लगा, लेकिन मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने तुरंत अपनी बेटी कविता को फ़ोन किया और उसे भी सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वो चिंतित तो हुई, लेकिन जैसे ही मैंने उससे लिवर डोनेट करने की बात कही, उसकी आवाज़ भी कांपने लगी। उसने कहा, माँ, देखती हूँ, वैसे मेरा और पापा का ब्लड ग्रुप तो मैच नहीं करता। मैंने उससे कहा कि वो एक बार बनारस आकर टेस्ट तो करवा ले, हो सकता है कि ब्लड ग्रुप मैच हो जाए। कविता ने बहुत आनाकानी की, लेकिन किसी तरह मैंने उसे आने के लिए मना लिया। फिर मैंने अमर को कई बार फ़ोन किया। पहले तो उसने फ़ोन ही नहीं उठाया और जब उठाया तो वही बात दोहराने लगा कि वो अभी नहीं आ पाएगा। मैंने उसे बहुत समझाया, एक माँ होने की दुहाई दी, उसके पिता के प्रति उसके कर्तव्य की याद दिलाई और उन पैसों का भी जिक्र किया जो कुछ महीने पहले वो हमसे लेकर गया था। बहुत मिन्नतों के बाद आखिरकार वो आने के लिए तैयार हुआ। अगले दिन अमर और कविता दोनों अस्पताल में अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए पहुंच गए, लेकिन उनके चेहरों पर जो चिंता की लकीरें थीं वो मैं साफ देख सकती थी। मुझे लगा कि शायद वे अपने पिता की हालत के कारण परेशान हैं। कविता के साथ उसका पति सुधीर भी आया था और उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो बिल्कुल खुश नहीं है कि कविता इस सब में पड़ रही है। शाम तक रिपोर्ट आ गई और डॉक्टर ने बताया कि दोनों का ही ब्लड ग्रुप मैच कर गया है, यानी दोनों में से कोई भी अपने लिवर का एक हिस्सा अपने पिता को दे सकता है। ये सुनते ही अमर और कविता के चेहरों का रंग जैसे उड़ गया। शायद उन्हें उम्मीद थी कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा। दोनों बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल गए। मैंने वहीं डॉक्टर से कह दिया कि वो ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दें। उन्होंने बताया कि पूरे ऑपरेशन में लगभग 50 लाख रुपए का खर्च आएगा। मैंने बिना एक पल सोचे डॉक्टर से कह दिया कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा।
इसके बाद मैं जल्दी जल्दी घर पहुंची। घर पहुंचकर देखा तो अमर और कविता अपने अपने सामान पैक कर रहे थे, जैसे वापस जाने की तैयारी कर रहे हों। ये देखकर मैं चौंक गई। मैंने तुरंत पूछा, अरे तुम दोनों को तो अभी लिवर डोनेट करने के लिए रुकना है ना? तुम लोग सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो? फिर मैंने सीधा सवाल किया, पहले ये बताओ कि तुम दोनों में से पिताजी को अपना लिवर का हिस्सा देने के लिए कौन तैयार है? लेकिन दोनों चुप रहे। मैंने कई बार पूछा, तब जाकर कविता ने धीरे से कहा, माँ देखो, तुम्हारे दामाद जी इसके लिए तैयार नहीं हैं। अगर इस ऑपरेशन में मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? पापा की उम्र तो वैसे भी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन हमारी तो पूरी जिंदगी अभी बाकी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे मेरे पति और मेरे बच्चों का क्या होगा? उसकी बात खत्म होते ही अमर भी बोल पड़ा, कविता बिल्कुल सही कह रही है माँ, एक ना एक दिन तो इस दुनिया को सभी को छोड़कर जाना ही है। लेकिन एक बुजुर्ग इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, उसके लिए किसी जवान इंसान की जिंदगी को खतरे में डालना कहाँ तक ठीक है? हमें पापा से बहुत प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी दांव पर लगा दें और अपने परिवार के भविष्य को खतरे में डाल दें। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। मैंने उन्हें समझाया, बेटा इसमें खतरे की कोई बात नहीं है, मैं डॉक्टर से बात कर चुकी हूँ। तुम लोग अपने लिवर का छोटा सा हिस्सा दोगे तो कुछ ही महीनों में वो फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन कविता ने तुरंत कहा, इसकी क्या गारंटी है माँ? अगर कुछ उल्टा हो गया तो? ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। शरीर का कोई हिस्सा कट जाए तो उसका जोखिम जिंदगी भर रहता है। आप क्या चाहती हैं कि हम पूरी जिंदगी आधे शरीर के साथ जिएं? और अगर ऑपरेशन के दौरान हमें कुछ हो गया तो? मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर बहुत विनती की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अगले ही पल दोनों अपने अपने बैग उठाकर मेरे सामने से चले गए। मैं वहीं खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रह गई। अगर आप मेरे इस दर्द, इस तकलीफ को समझ पा रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्या बच्चों का इस तरह अपने माता पिता को अकेला छोड़ देना सही है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर कोई इस सच्चाई को समझ सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्योंकि सच तो ये है कि हमारी वीडियो तो बहुत लोग देखने वालों में से 1% लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, जिससे हम ऐसी सच्ची, भावनात्मक और दिल को छू जाने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी उम्मीदें टूट गई हों। अब उन्हें फ़ोन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन ये समय हार मानने का नहीं था, ये समय अपने पति के लिए लड़ने का था। मैंने रामनाथ जी को ये बात बिल्कुल नहीं बताई कि उनके अपने बच्चे उनकी मदद करने से मना कर चुके हैं। मैं अलग अलग लोगों से संपर्क करने लगी, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगी जिसका ब्लड ग्रुप रामनाथ जी से मैच कर जाए। कई दिन इसी तरह बीत गए। हर बीतते दिन के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय रेत की तरह मेरी मुट्ठी से फिसलता जा रहा हो। आखिर 1 हफ्ते बाद हमारे घर में काम करने वाली शीला ने मेरी हालत देखी। उसने मेरा दुख देखा और शायद उससे ये सब सहा नहीं गया। एक दिन उसने धीरे से कहा, अम्मा जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बार मेरा भी ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा लीजिए, क्या पता मैच हो जाए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसका धन्यवाद किया, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करेगा। फिर भी हम दोनों अस्पताल गए और उसका टेस्ट करवाया। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो वो देखकर मुझे खुद भी विश्वास नहीं हुआ। शीला और रामनाथ जी का ब्लड ग्रुप सचमुच मैच कर गया था। इसका मतलब था कि अब हमें लिवर डोनर मिल चुका था। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी, पैसों की। ऑपरेशन के लिए लगभग 50 लाख रुपए चाहिए थे और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने तुरंत अमर को फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठाते ही कहा, माँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालूंगा, मेरा पूरा परिवार है। मैंने जल्दी से कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तुमसे लिवर के लिए फ़ोन नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम्हारे पापा के ऑपरेशन में 50 लाख रुपए लगेंगे। अगर तुम 25 लाख दे दो तो बाकी 25 लाख मैं कविता से मांग लूंगी और इस तरह तुम्हारे पापा का ऑपरेशन हो जाएगा। मेरी बात सुनते ही अमर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, माँ, बहुत सारे पैसे तो खत्म हो चुके हैं। मैंने तो पापा से पहले ही कहा था कि मुझे घर खरीदना है, इसलिए पैसे ले रहा हूँ। हमने अब फ्लैट ले लिया है और सारे पैसे उसी में लगा दिए हैं। मेरे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे। ये सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा।
मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, देखो बेटा, कुछ भी करके 25 लाख रुपए का इंतजाम करो। बाकी 25 लाख के लिए मैं कविता से कह रही हूँ, वो भी तो तुम्हारे पापा की बेटी है। मैंने डोनर का इंतजाम कर लिया है, बस अब पैसों की कमी है। और तुम्हारे पापा ने तो हमेशा कहा था कि अगर भगवान ना करे कभी ऐसी गंभीर स्थिति आए तो तुम दोनों बच्चे हमारा साथ दोगे। लेकिन अमर ने बिल्कुल लापरवाही से जवाब दिया, माँ, मदद करने के लिए पैसे होने भी तो चाहिए, जब है ही नहीं तो हम क्या करें। और पापा वैसे भी बुजुर्ग हो चुके हैं, मैं अपना घर बेचकर 25 लाख का इंतजाम भी कर दूं तो आखिर होगा क्या, 2-4 साल ही तो और जिएंगे पापा। लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा अमाउंट हमारे हाथ से निकल जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो माँ, हर बात इमोशनल होकर सोचना जरूरी नहीं होता। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझसे उम्मीद मत रखना। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मेरा हाथ फ़ोन पकड़े पकड़े वहीं जाम सा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे अपनी किस्मत और अपने बच्चों पर रोना आ रहा था। कितने भरोसे के साथ हमने उन्हें पैसे दिए थे और आज वही बच्चे अपने पिता की ज़िंदगी को पैसों से तौल रहे थे। तब मुझे रामनाथ जी की वो बात याद आई, पैसा साथ में हो तो बहुत सहारा रहता है। लेकिन मुझे ही परिवार को एक करने का जुनून सवार था। आज परिवार तो एक नहीं हुआ, उल्टा मेरे पति की जिंदगी ही दांव पर लग गई थी। मैं बहुत दुखी थी। समय तेजी से निकलता जा रहा था और पैसों की जरूरत और बढ़ती जा रही थी। आखिर मैंने फैसला किया कि मैं अपना घर बेच दूंगी, वही घर जिसमें हम रहते थे। मैंने कई लोगों से बात की, लेकिन घर इतनी जल्दी बिकते कहाँ हैं। इसी भागदौड़ में 2 दिन कब निकल गए मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। अगर मैंने रामनाथ जी से कहकर वो सारे पैसे अपने नालायक बच्चों को न दिलवाए होते तो आज मेरे पास पैसे भी होते और शायद मेरे पति की जिंदगी भी बच सकती थी। मुझे अपनी ही करनी पर गुस्सा आ रहा था और बच्चों के रवैये पर भी। बड़ी मुश्किल से मैंने एक डीलर से बात की और घर बेचने की डील लगभग तय कर दी। एडवांस पैसे की बात करने मैं अस्पताल पहुंची, लेकिन मन हुआ कि एक बार जाकर अपने पति को देख लूं। उनकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी सांसें जैसे कम होती जा रही थीं। मैं उनके पास बैठ गई और उन्हें हौसला देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए जी, सब इंतजाम हो गया है, बस आज शाम को आपका ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया ही था कि अचानक मुझे लगा उनके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मैं घबरा गई, डर गई। मैं जोर जोर से नर्स को बुलाने लगी। नर्स दौड़कर आई, उसने सब चेक किया और फिर जो कहा उसे सुनते ही मेरी दुनिया वहीं उजड़ गई। उसने कहा, अब आपके पति नहीं रहे। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं नर्स पर चिल्लाने लगी, बड़ी डॉक्टर को बुलाने को कहा। डॉक्टर आए, उन्होंने भी जांच की और वही कहा जो नर्स ने कहा था। इन सब में इतना समय बीत गया कि रामनाथ जी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। उनके जाने के साथ ही मेरी हर उम्मीद, हर खुशी भी खत्म हो गई। मैं वहीं बैठी रह गई, बिल्कुल जड़, न रो पा रही थी न चिल्ला पा रही थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई हो। अपने पिता की मौत की खबर सुनते ही दोनों बच्चे अपने अपने परिवार के साथ आ गए। कुछ ही देर में दूसरे रिश्तेदार भी पहुंच गए। रामनाथ जी का अंतिम संस्कार हुआ, सारे रीति रिवाज पूरे हुए। लेकिन ये सब कुछ ऐसे हुआ जैसे मैं किसी सपने में हूं। मुझे ठीक से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मगर उस दिन मेरे दिल में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई थी। जिन लोगों की वजह से मेरा सुहाग उजड़ गया, उन्हें मैं जरूर एहसास करवाऊंगी कि जब जिंदगी से सब कुछ छिन जाता है तो इंसान के दिल पर क्या गुजरती है, चाहे वे मेरे अपने बच्चे ही क्यों ना हों। जब उन्हें अपनी माँ का दर्द नहीं दिखा, अपने मरते हुए पिता की हालत नहीं दिखी, तो अब मैं भी क्यों उनसे ममता निभाऊं। सारा कार्यक्रम खत्म हो गया। एक एक करके सारे रिश्तेदार चले गए। अब घर में सिर्फ मैं, अमर और कविता रह गए थे। वे दोनों भी जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी मैंने उन्हें रोक लिया। मेरी आवाज में ऐसा दर्द और गुस्सा था कि वे दोनों पलट कर मुझे देखने लगे। मैंने कहा, तुम दोनों ने अपने पिता की हत्या की है। उनकी मौत उम्र की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि तुम दोनों ने उनसे पैसे लिए, वापस नहीं किए। उसी पैसों की कमी ने आज मेरा सुहाग उजाड़ दिया। मेरी बात सुनकर कविता ने बेहद लापरवाही से कहा, माँ, आप बेकार में इतना सोच रही हैं। जो होना था वो हो गया। पापा बस इतने दिन ही हमारे साथ थे। अब जिंदगी में आगे बढ़िए। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में जैसे आग भड़क उठी। मैंने उसका हाथ अपने कंधे से झटकते हुए कहा, अगर ये उनकी प्राकृतिक मौत होती
अगर भगवान उन्हें अपने पास बुला लेते, अगर हमारे पास उन्हें बचाने का कोई मौका ही न होता, तो मैं मान भी लेती। लेकिन हमारे पास मौका था, उन्हें बचाया जा सकता था, मगर तुम्हारे स्वार्थ ने सब कुछ खत्म कर दिया। उन्होंने कितनी बार कहा था कि हमें अपने पैसे किसी को नहीं देने चाहिए। जिंदगी भर हमने तुम दोनों के लिए जिया है, अब बुढ़ापा अपने लिए जीना चाहिए। लेकिन मैं ही तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी, मगर अब मेरी आंखों से वो अंधा प्रेम हमेशा के लिए हट चुका है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरा असली रूप। तुमने आज तक मुझे सिर्फ एक ममता से भरी माँ के रूप में देखा है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी असली पहचान दिखाऊंगी। इतना कहकर मैंने दोनों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। उस समय मेरे अंदर ऐसी आग जल रही थी जो सब कुछ राख कर देने वाली थी। आखिर अमर और कविता के साथ क्या हुआ? क्या उन्हें अपने किए की सजा मिली? और वो कौन सी पहचान थी जिसे मैंने अब तक सबसे छुपा कर रखा था? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस कहानी के दूसरे भाग में मिलेगा। अगर आप दूसरा भाग सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि कोई और सुशीला मेरी जैसी गलती दोबारा न करे। जाते जाते कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखकर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि हमारी कहानी दुनिया के किस किस कोने तक पहुंच रही है। राधे राधे।